जो यूक्रेन पर हमला किया है, सवाल अब यह है कि अब स्थिति क्या बनेगी रूस और यूक्रेन युद्ध की। इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन टीके पांडे जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। रूस यूक्रेन युद्ध जो कि अब बहुत साल हो गए हैं इसको चलते हुए, अब क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर घातक हमला किया है, तो रूस और यूक्रेन युद्ध की स्थिति क्या बनेगी और अब क्या एटमी वॉर छिड़ सकता है आने वाले समय में? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और जहां तक बात है, आपने बहुत सही चित्रण किया है आज की तस्वीर का। अब जो है, अब जो रेड लाइंस ड्रॉ की गई हैं, अब वो उनको पार किया जा रहा है और निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। धीरे धीरे शनय शनय हम उस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर फिर जहां से लौटना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जरूरी है कि हम समय रहते ही चेत जाएं और इस स्थिति को कंट्रोल करें। जहां तक बात है कि न्यूक्लियर वॉर की, तो वो हम थोड़ा सा देर बाद बात करेंगे। अभी बात करेंगे कि जिस प्रकार से कर्स्क में यूक्रेन फोर्स गई, उसके बाद आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की छूट दी गई। देखिए, दर बदर जो है घटनाक्रम इस प्रकार से बन रहा है कि उकसाने की प्रक्रिया जो है दोनों तरफ से की गई। तो उसके बाद निश्चित रूप से जो युद्ध जो एक सीमित एक दायरे में सीमित था, वो धीरे धीरे उसका विस्तार होता चला गया। और लबोलबो अब ये था कि जब निगोशिएशन टेबल बैठे, यूक्रेन चाहता था नाटो कंट्रीज की मदद से कि जब निगोशिएशन टेबल बैठे तो दोनों के पास बात करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ हाथ में हो। इसलिए जो कर्स्क का जो कब्जा है वो यूक्रेन छोड़ना नहीं चाहता और नाटो कंट्रीज नहीं छोड़ना चाहते। यूक्रेन तो एक सर्वनाम है। तो जिस प्रकार से स्थिति जो समीकरण बना, वो थोड़ा सा बड़ा चिंता का विषय हो गया। जो जब आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की छूट दी गई कि जो कि लंबी दूरी की है, 350 किलोमीटर तक जा सकती है, और उसको दिया गया कि अब रशिया के क्षेत्र में भी उसको आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो वो एक बड़ा क्लियर मैसेज था रशिया के लिए कि अब जो है हम सीमाओं को जो है खोल रहे हैं और कुछ भी हम करने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रत्युत्तर रशिया को देना था कि हम क्या कर सकते हैं। जो उन्होंने ये पोस्टरिंग है, जो मिसाइल अभी लॉन्च की है आईसीबीएम की, जिसकी चर्चा हो रही है पूरे विश्व में, वो न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने के लिए प्रचलित है। और जो इनके वॉरिंग सिस्टम्स हैं नाटो के और रशिया के, वो जब ऐसी मिसाइल लॉन्च होती है तो ये मान लिया जाता है कि इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड है। तो रशिया ने न्यूक्लियर वॉर हेड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से मिसाइल गई और अपने लक्ष्य पर गई, उसके बाद बड़ा क्लियर, 3 मैसेज बड़े क्लियर थे कि हम अभी हतोत्साहित नहीं है, हमारा मनोबल बना हुआ है। दूसरा मैसेज था कि हमारे पास अभी वो हथियार हैं कि हम भारी से भारी आप पर क्षति पहुंचा सकते हैं। और तीसरी बात, ये हमने लॉन्च किया है, इस बार हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं लगाया है, लेकिन अगली बार न्यूक्लियर वॉर हेड हम लगा सकते हैं। तो पोस्टिंग बड़ा क्लियर है, मैसेज बड़ा क्लियर है। और ये मिसाइल छोड़ी गई जिसका कि आपने अभी जिक्र भी किया है, 6000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय कर सकती है। तो बड़ा क्लियर मैसेज है इसमें नाटो कंट्रीज के लिए और स्पेशली अमेरिका के लिए कि हम जो हैं, हमारी पहुंच कुछ तक है, आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए। निश्चित रूप से अगर अगला कदम उठाता है अमेरिका और उसके नाटो कंट्रीज, तो निश्चित रूप से ये एक कदम और बढ़ेंगे हम खतरे की ओर, जो कि पूरा विश्व सर, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है, ये मिसाइल कितनी खतरनाक है? क्योंकि इसी के बाद से जो युद्ध की स्थिति बताई जा रही है वो बेहद ही घातक बताई जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी अगर लंबी दूरी की मिसाइल जो कि 6000 से किलोमीटर से अधिक है, और लगभग अगर इसमें वॉरहेड कम रखें तो 9000 साढ़े 9000 किलोमीटर तक की जा सकती है। इसमें इसको कम दूरी में मारा गया। तो देखिए, पोस्टरिंग है बहुत क्लियर। लेकिन एक बहुत हमें इस घटना से मालूम पड़ता है कि रशिया ने थोड़ी सी जो है अपना डिसिप्लिन दिखाया है। क्योंकि खार्किव में जब सेनाएं पिछले साल रशिया की वहां से लौटी, वहां से निकाली, खदेड़ी गई, तब भी उसने न्यूक्लियर वॉर हेड यूज नहीं किया। जब ज़फरजरिया में रशियन सेनाओं ने कब्जा कर लिया और फिर वहां से हटाया गया, तब भी रशिया ने न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं डिस्टर्ब किए। और अभी भी वो करेगा। मेरा आकलन शुरू से रहा है, मैंने हमेशा हर संवाद में कहा है कि न्यूक्लियर वॉर के बारे में दोनों नाटो और साथ में रशिया दोनों नहीं सोचेंगे निश्चित रूप से। लेकिन उनको अपना वर्चस्व बनाए रखना है और पूरे विश्व को बताना है कि हम अभी भी बॉस हैं। वो जो पोस्टरिंग है, उसके बीच में ये बहुत घातक खेल खेला जा रहा है। अब जो एक और पहलू है जिसका कि जिक्र पूरा विश्व कर रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप टेक ओवर करेंगे युद्ध को, युद्ध की क्या दशा होगी, क्योंकि 20 जनवरी को उनको टेक ओवर करना है। तो उस समय निश्चित, और उन्होंने अपने भाषणों में ये पूर्णतः संकेत दिया है कि वो इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके समाप्त करेंगे।
लेकिन साथ में अभी अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी जो है डगमगाई हुई है, और उनकी ग्रोथ रेट जो 3% से भी कम है। तो ऐसे हालात में उनको अभी आर्म्स एम्यूनिशन जो आर्म्स लॉबी है वो ट्रंप को छूट देगी कि वो रोक सकें। मुझे थोड़ा सा उसमें पूरा विश्व चिंता में है कि क्या होगा, ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, तो ये देख समय बताएगा। सर, लेकिन वही एक क्योंकि अब आपने डोनाल्ड उम्मीद ट्रंप का है जिक्र जिसमें किया कहा जा है, सकता है कि शायद और इस युद्ध पर वो माफ कीजिएगा अर्थव्यवस्था में सर, थोड़ी आपको विराम ला रोक रही सके। हूँ, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया है और अगर अमेरिका की बात आती है तो इस युद्ध में अमेरिका का बहुत ज्यादा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का भी बयान सामने आता है। उनके बयान के अनुसार यह कहना है कि बाइडेन जानबूझकर ऐसा तनाव बना रही हैं, ऐसी स्थिति बना रही है ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सके डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने से पहले। क्या ऐसी स्थिति नजर आ रही है आपको? क्या वाकई जो बाइडेन की तरफ से ऐसा तनाव पैदा किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कहा जाए तो मैं बाइडेन को देखिए अकेले, वो क्योंकि राष्ट्रपति हैं तो निश्चित रूप से नेतृत्व को ही सब जो इल्जाम दिए जाते हैं। वहां पर पूरे एक एक सिस्टम है, वहां पर सोचा ऐसे कोई निर्णय जो है इतना जल्दी नहीं लिया जाता है। वहाँ एक कमेटी मीटिंग होती है, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो सब लोग मिलकर तय करते हैं। और वो क्योंकि ये फैसले मामूली फैसले नहीं है, एक दूरगामी परिणाम होते हैं और पूरे जियो पॉलिटिक्स को ये हिला सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर पर ये प्रभाव डालते हैं। देखिए, इस युद्ध के बाद डेवलपिंग कंट्रीज कितने परेशान हैं। ग्लोबल साउथ की चर्चा जो भारत हमेशा करता रहा है, उनको खाने की दिक्कत हो रही है, ऊर्जा की दिक्कत हो रही है, और बाकी जो उनके व्यापार हैं, वाणिज्य के जो स्थितियां हैं, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो खाने पीने के सबसे ज्यादा जो है भारत ने खुद गेहूं का जो है निर्यात किया इन देशों को, जो कि रशिया से और यूक्रेन से जिनको अन्न मिलता था। तो ये पूरा पूरा विश्व जो है इस युद्ध की चपेट में आया हुआ है। कोई ज्यादा है, कोई कम है, प्रतिशत का अंतर है, लेकिन निश्चित रूप से संकेत बड़ा क्लियर है ट्रंप की तरफ से कि ये युद्ध उनको रोकेंगे। और जबकि गाजा के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उसको जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जहां पर जो हॉस्टेजेस हैं उनको वहां से रिलीज किया जाए, और फिर हम देखेंगे कि जो है दोबारा ऐसा ना हो। तो रशिया के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, कि निश्चित रूप से मेरा अनुमान है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि अभी जो हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है और आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम को जो छूट दी गई वो इसलिए दी गई ताकि आर्म्स लॉबी जो है वो अपना आर्थिक स्थिति सुधार सके, इसके पहले कि युद्ध समाप्त हो। क्योंकि कुछ कस्टमाइज वेपन्स जो हैं वो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। जो वेपन हैं, जो भी कुछ दिया गया है, वो जो बेस्ट पॉसिबल वेरिएंट है वो नहीं दिया गया। ये वो वेरिएंट दिया गया जो काम चला हुआ है, क्योंकि चाहता नहीं था अमेरिका कि ये युद्ध समाप्त हो, क्योंकि उसके हथियार बिक रहे हैं, को भी मौका मिल रहा है अपनी बातों को कहने का और लोगों को ये विश्व में बताने का कि नाटो कंट्री बड़े दिल वाले हैं और हर तरह की मदद कर रहे हैं। तो थोड़ा पेचीदा है ये समीकरण, लेकिन निश्चित रूप से आशा की उम्मीद की जानी चाहिए कि लेकिन सर, रूस की तरफ दिवस से तो के साफ पहले साफ ये शांत हो चेतावनी जाए। दे दी गई है कि हमले जारी रहेंगे, घातक हमलों का जवाब देता रहेगा रूस। तो इस चेतावनी को देखा कैसे जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी बहुत जल्द होने वाली है और इसी बीच इस तरीके के बयान पुतिन की तरफ से आ रही हैं। तो इस बयान से तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अगर अगर आपने कहीं भी कोई बात गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर इस पर कोई परिवर्तन नहीं गया था, जो अभी दोनों देशों ने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, जो अप्रोच है, उसके बाद निश्चित रूप से दोनों जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो तो रास्ता जो है वो बहुत विध्वंसक रास्ता है, और आगे और मतलब इसके दुष्परिणाम पूरे विश्व को झेलने होंगे। तो इसके लिए जो है उम्मीद यही है कि पूरा विश्व या तो कुछ करे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है खुद की अहमियत बहुत ही क्षीण होती गई चली गई है। अब एक आशा की उम्मीद है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी आशा की उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी ने काफी प्रयास किया है, लेकिन उसमें उनके प्रयासों को उतना बल नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके प्रयास बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से रहे हैं, एक संवेदनाओं को समझने की कोशिश करते हुए रहे हैं। तो भारत की भूमिका इसमें रही, उन्होंने माहौल बनाने में मदद किया, लेकिन जो पूर्ण निर्णय है कि हथियारों की अगर हथियारों की जो सप्लाई हो रही है यूक्रेन को अगर समाप्त कर दी जाए, तो निश्चित रूप से रशिया भी जो है वो आगे युद्ध करेगा, मुझे लगता नहीं। अभी जो लग रहा है कि प्रत्युत्तर की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अटैक वहां से हुआ, अब उसको प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी टेक्निकल मिसाइल का लॉन्च हुई तो आईसीबीएम लॉन्च किया गया। अगर वो लॉन्च नहीं होती शायद आईसीबीएम लॉन्च नहीं किया गया होता। और अभी एक और पॉइंट जो है, नॉर्थ कोरियन जो है सेनाओं के लोगों को जो बुलाया गया है रशिया में, रशिया की मदद के लिए, वो केवल कर्स्क के लिए बुलाया गया। वो उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो रशिया के बाहर नहीं हुआ है, वो विद इन कंट्री हुआ है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि
हमारे अंदर की अंदरूनी मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने का जो है छूट नहीं है। हम जिसको चाहेंगे वो आएगा। हम जैसे हम भारत के लोग जो हैं हम युद्धाभ्यास करते हैं, इसी प्रकार से रूस कह सकता है कि हम कोरिया की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर उनका उद्देश्य देखिए, ये तो कहने के लिए है, हाथी के दांत दिखाने वाले हैं। खाने वाले दांत ये हैं कि हमें कक्ष को जल्दी से जल्दी छुड़वाना है। ये निश्चित रूप से रशिया चाहेगा। इसके पहले कि जब ट्रंप शांत कराएं युद्ध को, तो रशिया के पास वो सब भूमि रहे जो उसने कब्जा किया था पहले। और डोनबास की मैं बात जिक्र कर रहा हूँ, डोनबास का क्षेत्र जो अभी रशिया के कब्जे में है, उसको बिल्कुल छूट नहीं करना चाहेगा। खार्गिव में भी कब्जा करना चाहेगा। तो चाहता है, देखिए दोनों पक्ष चाहते हैं कि ट्रंप के आने से पहले जितना ज्यादा जो है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकें, तो उतना उनको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि पता है ट्रंप के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा जो अभी हो रहा है। जी सर, अमेरिका के रोल की बात करें तो अभी तक यूक्रेन के पास बहुत बड़ा सपोर्ट था अमेरिका के तौर पर। हथियारों की बात करें या फिर मिसाइल की बात करें, कहीं ना कहीं अमेरिका मदद भी कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के बाद यूक्रेन को फायदा होगा या नुकसान होगा, कैसी स्थिति बनेगी सर? देखिए यूक्रेन का तो मुझे देखिए यूक्रेन तो यूक्रेन बचा ही नहीं है। अब जो भी कुछ है वो तो एक कठपुतली है, जो कि जिसकी की जो डोर है वो नाटो कंट्रीज अमेरिका के पास है। तो एक वो प्रॉक्सी बन गया है। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो यूक्रेन जो है वो अमेरिका का और नाटो कंट्री का एक प्रॉक्सी बन गया है, क्योंकि वो अपने हथियारों को व्यापार करना चाहते हैं, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। तो वो उसके लिए यूक्रेन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ा मुझे दुख होता है इस कहते हुए कि हम एक देश दूसरे देश को कैसे ऐसे हैंडल कर सकता है। लेकिन ये कटु सत्य है जिसको कि इसका हमें सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस स्थिति को कैसे रोका जाए। यूक्रेन के लिए देखिए नुकसान है, यूक्रेन लगभग समाप्त हो चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, और कहा जा रहा है कि लगभग 100 बिलियन के आसपास उनको धनराशि चाहिए दोबारा अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए। तो इतनी बड़ी धनराशि कहां से लाएंगे, और कर्जा इतना बढ़ता चला जा रहा है। तो यूक्रेन जो है बहुत बहुत ही जबरदस्त दलदल में फंसा हुआ है। उसके लिए निकलना तो बहुत मुश्किल है। और कहा जा रहा है कि जो आईसीबीएम के लॉन्च होने के बाद शायद जेलेंस्की अभी यूक्रेन से बाहर चले गए कहीं, और वो अभी डिटेल्स अभी आने बाकी हैं। तो स्थिति थोड़ा सा, और वहाँ करप्शन कितना फैला हुआ है शायद इसकी चर्चा भी होती रहती है कि वहाँ की कई मंत्रियों को, कई जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है पदच्युत किया गया, क्योंकि वो लोग करप्शन बहुत फैला रहे थे। जबकि एक देश जो युद्ध में लगा हुआ है वो जानता है कि भाई मुझे कुछ करना नहीं, करेंगे नाटो कंट्रीज वाले। तो शायद ऐसी विचारधारा में ये सब चीजें भी पनप रही हैं। और अब सर्दियां आने वाली हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो लोग बचे हैं उनके लिए जीवन जो है दूभर होगा, क्योंकि एक लड़ाई होगी कि किस प्रकार से टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, ठंड सब जीरो हो जाता है, जीरो शून्य से और नीचे चला जाता है, तो उसमें कैसे लोग अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। लेकिन शायद इन सब की मानवीय मूल्यों की अब जो है सम्मान इस समय बचा नहीं उस क्षेत्र में। तो पहले इस युद्ध को किस प्रकार से रोका जाए, ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। वरना निश्चित रूप से आपने जो संकेत दिया कि हम और भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर लड़ाई हो रही है और कई और ध्रुव तैयार हैं लड़ने के लिए। चाइना और साउथ चाइना सी में जो चल रहा है ताइवान के साथ, वो भी एक बड़ा हॉट बैड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे विश्व में शांति ले जाए, बहुत सख्त आवश्यकता है कि सर, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है, जाहिर सी बात है नुकसान ही होता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि चाइना का भी जिक्र किया है आपने। तो क्या चाइना इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि ऐसे भी जानकारी सामने आई है कि चाइना रूस को हथियार भी प्रोवाइड करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कि ऐसी खबरें हैं कि देखिए कोई भी देश जो लगातार 1000 दिन से ऊपर हो गए हैं, 2.5 साल के ऊपर हो गए हैं लड़ाई करते हुए देश को, तो निश्चित रूप से उनको रिक्वायरमेंट होंगी उनकी जहाजों की, साजो सामान की, अस्त्र शस्त्र की, गोला बारूद की, और साथ में मेंटेनेंस की, लॉजिस्टिक सपोर्ट। जो सेनाएं लड़ रही हैं उनके लिए खाने पीने के लिए बहुत सारी, मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है। वो आसानी से उसको नहीं कहा सकता। तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, साथ में लॉजिस्टिक भी चाहिए। तो ये सब सप्लाई जो निश्चित रूप से चाइना और ईरान और साथ में नॉर्थ कोरिया, इन तीनों देशों ने बहुत मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चाइना ने इसका दुरुपयोग किया है। इक्वेशन निश्चित रूप से चाइना देख रहा है कि जो विश्व में अमेरिका नंबर 1 था और रशिया नंबर 2 होता था, वो अपने आप को वो दूसरे स्थान पर देख रहा है। ये निश्चित रूप से उसकी इमेज जो है वो विश्व में कहीं ऊपर उठती जा रही है। तो उसमें उसका इसमें लाभ है। और वो थोड़ा सा अपने कूटनीतिक चालों पर जो है, जिसमें माहिर है, वो प्रयास कर रहा है कि उसमें किस प्रकार से उसके हित जो है और आगे कैसे वो मार्केट को कैप्चर कर सके।
हालांकि उसके खुद के मार्केट वहां से निकलते जा रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं, इंडिया के पास आ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन निश्चित रूप से रशिया की हेल्प की है, रशिया से उसको काफी धन भी मिल रहा है। कोरिया की सेनाएं आई हैं, कोरिया को भी धन मिलेगा और कोरिया उस धन का इस्तेमाल अपने आणविक जो उसके डेवलपमेंट्स हैं, विकास के आणविक हथियारों के विकास के लिए करना चाहेगा। तो निश्चित रूप से ये देश अपना अवसर का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन रशिया को जरूरत है और उनको जरूरत है धन की, तो निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे के संपूरक कहे जा सकते हैं इस समय। ये दुखदाई है, लेकिन सत्य ये है, कटु सत्य है, थोड़ा सा हमें इसको स्वीकार करना ही होगा। सर, अगर भारत की बात करें तो भारत हमेशा शांति की बात कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन के दौरे पर रहे थे, उस दौरान भी हमने देखा था, एक उम्मीद जगी थी कहीं ना कहीं अब शांति स्थापित होगी यूक्रेन और रूस के युद्ध में। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है और भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है, कहीं भी देखा जाए एक वर्चस्व जो है दुनिया में स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है भारत, तो क्या आने वाले समय में भारत का महत्वपूर्ण रोल देखने को मिल सकता है इस युद्ध में? निश्चित रूप से, और इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि भारत ने जो कहा है वो किया है। मैं तीन महत्वपूर्ण तथ्य करूंगा कि जिसके जैसे कहूंगा कि भारत का जो है बहुत डिमांड है इस समय पूरे विश्व में। भारत महागुरु जो है वो कैसे है, मैं तीन तथ्य पेश कर रहा हूँ। पहली बात ये कि भारत ने कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं किया, पूरे विश्व को अपना माना। ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कोई आवाज नहीं था। भारत ने G20 के सम्मेलन का जब आयोजन किया तो उसमें वो अफ्रीका यूनियन को लाया, जोड़े जो सारे डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें, और जो बाकी देश हैं ग्लोबल साउथ के नाम से इनको कहा जा रहा है, उनको एक मंच मिला अपनी बातों को कहने का, अपनी प्रॉब्लम्स को कहने का। और अभी जो G20 ब्राजील में अभी हुआ है उसमें जो है ये पॉवर्टी को कैसे दूर किया जाए, इस पर जो है एक एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसमें भारत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो निश्चित रूप से भारत ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। और जिस प्रकार से G20 में ब्राजील में भी जो है कहा गया, सभी देशों ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में जल्दी से जल्दी लिया जाए। केवल चाइना के अलावा पूरा विश्व जो चाहता है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, क्योंकि 18% आबादी वाला देश जो 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व का, वो उसकी आवाज सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। ये दुखदाई है। भारत ने 100 देशों से अधिक मुल्कों को वैक्सीन दिया। बिल्कुल सर, देखना होगा आने वाले समय में भारत का कितना इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, और साथ ही ये भी देखना होगा क्या यूक्रेन और रूस की जो स्थिति है युद्ध की वो बदलेगी या फिर यूं ही बरकरार रहेगी या फिर और घातक होने वाली है, या आने वाला समय ही बताएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।